G27 रेन तकियों के सहारे पीछे झुक गया। उसके चोटिल होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। हालांकि वो पहला बार जब क्लेन नीचे गिरा तो उसका चेहरा उसे कोई इतनी जल्दी नहीं भूलेगा। मिन धीरे से हंसा और अपने कंधों को ढीला छोड़ दिया, खासकर उन जबरदस्त जीत और बड़े अंतरों वाले भाषण के बाद। बिल्कुल, रेन ने सिर हिलाया, और सेमेस्टर की आखिरी लड़ाई में उसके मशरूम और भी तेज हो गए। उनकी रोशनी में एक वादा छिपा था, हमारा मुकाबला फिर होगा। तुम सही कह रहे हो। और आखिर में उसके चेहरे के हाव भाव देखकर बहुत अच्छा लगा। मिन बैठ गया, उसकी उंगलियां आखिरकार अपनी कमीज पर से चिंता से हट गईं। रेन, क्या तुम? वो रुक गया, अपने होंठ काटते हुए। हाँ, क्या आप मुझे मेरे सांप की सही देखभाल करना सिखा सकते हैं? ये शब्द जल्दबाजी में मुंह से निकल गए। मुझे पता है कि मुझे ये प्रस्ताव पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए था। मुझे माफ करना, बात बस इतनी सी है कि माफी के तौर पर मेरे लिए एक फ्रूट ड्रिंक ही ले आओ। रेन ने मुस्कुराते हुए बीच में ही बात काट दी। मुझे बहुत प्यास लगी है। मिन ने हैरानी से पलकें झपकाई और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी वापस आती हूँ। जब गलियारे में उसके कदमों की आहट धीमी पड़ गई तो रेन की मुस्कान फीकी पड़ गई। चादर के नीचे उसका हाथ मुट्ठी में कस गया और उसके मशरूम फड़कने लगे। उसे हराने के बहुत करीब थे और शर्म की बात थी, लड़की की आवाज सुनकर रेन चौंक गया। लूना दरवाजे के चौखट से टेक लगाकर खड़ी थी, उसका भेड़िया उसके पैरों के पास एक परछाई की तरह मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसकी उपस्थिति के कारण उसके चारों ओर प्रकाश अजीब तरह से मुड़ रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने गर्जना के कारण होने वाले पक्षाघात से कैसे बचा? रेन ने आह भरी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। हमने अपने कानों में रोटी के टुकड़े रख लिए, उसने समझाया। हमें मुश्किल से कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन इस तरह से इसका असर नहीं हो पाता। इसे काम करने के लिए प्रतिद्वंदी के कानों में तेज आवाज में बजना जरूरी है, हालांकि आपके जानवर के माना स्तर के साथ। धन्यवाद। उसने नीचे की ओर देखा, उसके गालों पर शर्म की लाली छा गई। क्लेन पर तुमने जो वार किए वो संतोषजनक थे, उसने रेन से नजरें मिलाने से बचते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं फाइनल में उसे हरा दूंगी। अब समय आ गया है कि वो खुद को इतना महत्वपूर्ण समझना बंद करे और मुझे परेशान करना छोड़ दे। उसकी उंगलियां उसकी आस्तीन के किनारे से खेल रही थीं। और तुम्हें पता है, मुझे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर वो मुझे किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकता तो वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारा बचाव किया। रेन ने भौहें चढ़ाईं। फिर उसे क्लेन के साथ हुई बातचीत याद आ गई। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? लूना का चेहरा तनावग्रस्त हो गया, उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। बिना कुछ कहे वह परछाइयों में गायब हो गई, ठीक उसी समय जब मिन के कदमों की आहट गलियारे में सुनाई दी। तुम्हारा ड्रिंक मिल गया। मिन एक गिलास पकड़े हुए अंदर आया। मैं तारों के लिए भी एक लाया था। जब वो उठा था, वह रेन के उलझन भरे चेहरे को देखकर रुक गया। क्या कुछ हुआ? मुझे पक्का नहीं पता, रेन ने जवाब दिया, जबकि उसकी मशरूम जिज्ञासा से फड़क रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी अपनी परछाई से बात की है। बगल वाले बिस्तर पर लेटे तारों ने अपने सपनों में अजय सीपियों के बारे में कुछ बुदबुदाया। क्लेन ने अपने निजी कमरे की दीवार पर मुक्का मारा, अपनी चोटिल उंगलियों के दर्द को अनसुना करते हुए। उसके भीतर का सुनहरा शेर बेचैनी से फड़क रहा था। उस जानवर की बेचैनी ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। 5 हिट, वो संख्या उसे अभिशाप की तरह सता रही थी। और सिर्फ मार ही नहीं, उसे रेन को रोकने के लिए एस्टोर की जरूरत थी, उसकी पीठ पर लात मारने के लिए फैंग की जरूरत थी, और भी बहुत कुछ। उसका स्वाभिमान उसके पेट में चाकू की तरह चुभ रहा था। महाराज, दरवाजे पर एक झिझकती हुई दस्तक ने उनके चिंतन को भंग कर दिया। सहायक कर्मी आपके घावों का उपचार पूरा करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे अकेला छोड़ दो। ये शब्द एक गुर्राहट के रूप में निकले। उसके शेर जैसे घने बाल आंशिक रूप से प्रकट हुए, जिससे कमरे में सुनहरी परछाइयां बिखर गईं। नौकर के जल्दबाजी में पीछे हटने की आवाज गलियारे में गूंज उठी। क्लेन ने अपने फटे होंठ को छुआ, जो अब भी ठीक होने से इनकार कर रहा था। इसे दर्द सहने दो, इसे उसे अपने अपने की याद दिलाने दो। विजय, वो जीत गया था, तो फिर उसे मुंह में राख जैसा क्यों महसूस हो रहा था? वो पहला मुक्का उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। वो पल जब उसने ऊपर देखा और मशरूम जैसे दिखने वाले उस लड़के को अपने ऊपर हवा में लटका हुआ पाया। उन शापित चमकते कवकों की रोशनी उसके दृढ़ चेहरे पर पड़ रही थी। वो जोरदार प्रहार जिसने उसे सबके सामने जमीन पर गिरा दिया था। लूना के सामने, जो उसकी भावी पत्नी होगी।
उसकी उंगलियां फिर से मुट्ठी में कस गईं, नाखून हथेलियों में गड़ गए। 110 दिन की साधना। आम आदमी ने इतनी प्रगति कर ली थी, जो इतने कमजोर जानवर के लिए संभव नहीं होनी चाहिए थी। उसका अपना शेर दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होता गया। अंतिम परीक्षा तक वो अपने परिवार की विशेष 166 दिवसीय पद्धति को पूरा कर चुका होगा और कांस्य पदक में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका होगा। ये काफी होना चाहिए, ये काफी होना ही था। तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए था। वो पिंजरे में बंद जानवर की तरह कमरे में इधर उधर घूमते हुए बुदबुदाया। एक मजाक। इतिहास के सबसे कमजोर जानवर के साथ एक सड़ता हुआ लड़का, तो कैसे? ये सवाल उसे जहर की तरह कचोट रहा था। अगर एक मामूली बीजाणु से भी इतना बड़ा प्रहार हो सकता है, तो लूना के छाया भेड़िए के सामने उसकी क्या संभावना थी? उनके पिता के शब्द गूंज रहे थे, गोल्डक्रेस्ट नाम को ऊंचा उठाना होगा। स्टारवीवर की, लूना की शक्ति किसी न किसी तरह हमारी होगी। क्लेन को पूरा यकीन था, तयशुदा शादी सरल होगी। वह अपनी असाधारण ताकत का प्रदर्शन करेगा, प्रथम स्थान के योग्य साबित होगा और जो वादा किया गया था उसे हासिल करेगा। लेकिन अब खिड़की में अपनी परछाई देखकर वो जम गया। उसके जबड़े पर रेन के प्रहार से बना निशान गहराता जा रहा था। एक आम आदमी ने गोल्डक्रेस्ट के वारिस के चेहरे पर चोट पहुंचाई थी। तुम्हें धिक्कार है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसका गुस्सा खोखला सा लगा। कुछ और ही भावना उसके भीतर पनप उठी, एक ऐसी भावना जिसे वह नाम देने से इनकार कर रहा था। अगर तुम सिर्फ एक बीजाणु से ऐसा कर सकते हो। जैसे ही उसका सुनहरा शेर लगभग घबराहट से फिर से हिल उठा, यह विचार अधूरा रह गया। वो जानवर जो उसकी उच्च वंश परंपरा और पीढ़ियों की सावधानीपूर्वक परवरिश का प्रतीक था, फिर भी आज ये काफी नहीं था। नहीं, वो इस तरह सोच ही नहीं सकता था। वो गोल्डक्रेस्ट वंश का था, उसका पशु दैवीय अधिकार से श्रेष्ठ था। ये बस एक संयोग। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये शब्द उसके अपने कानों में भी झूठे लगे। ऐसा ही होना चाहिए। उसकी खिड़की के बाहर सूरज डूब रहा था, अकादमी के मैदान को सुनहरे और सुनहरे रंगों से रंग रहा था। कहीं न कहीं लूना भी शायद उसी सूर्यास्त को देख रही होगी। क्या आज के बाद उसके बारे में उसकी राय बदल गई थी? क्या अब वो उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था? उसे तो अजेय और अपराजय होना चाहिए था। मैं नहीं हारूंगा, उसने अपने खाली कमरे में घोषणा की और अपना सामान्य आत्मविश्वास फिर से हासिल करने की कोशिश की। न किसी से। लेकिन जैसे ही अकादमी पर रात छाने लगी, क्लेन खुद को काफी देर तक अपनी खिड़की पर खड़ा पाता रहा, मैदान में फैलती परछाइयों को देखता रहा और अपने जीवन में पहली बार अपने भीतरी गहरे कोने में, जहां तक उसके शेर की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती थी, संदेह का एक बीज जड़ पकड़ने लगा था। लूना ने अपने बेडरूम का दरवाजा जरूरत से ज्यादा जोर से पटका, जिससे मायो और मटिल्डा चौंक गई, जो रात के लिए उसका बिस्तर तैयार कर रही थी। उसका साया भेड़िया तरल स्याही की तरह उसकी परछाई में फिसलकर आराम करने लगा। क्या सब ठीक है, मेरी मालकिन? माटिल्डा ने लूना के गालों पर आए हल्की सी लाली को देखते हुए पूछा। बिल्कुल है। लूना अपनी सजावट की ओर बढ़ी, जानबूझकर आईने में अपना चेहरा देखने से बचते हुए। मैं कल की रणनीति के बारे में सोच रही हूँ। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम क्लेन को हमेशा के लिए कुचल दें। चादरें मोड़ते समय मायो ने मटिल्डा के साथ एक समझदारी भरी नजर का आदान प्रदान किया। उनकी अभ्यासपूर्ण हरकतें उनकी कम उम्र में भी वर्षों के अनुभव को दर्शाती थीं। ओह, बस इतना ही? मायो ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। इसका उस प्यारे से चेहरे वाले लड़के से कोई लेना देना नहीं है जो मेयो। लूना घूम गई, उसका चेहरा और भी लाल हो गया। मैंने तुमसे कहा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मुझे बच्चों के चेहरे प्यारे लगते हैं, तो ये पूरी तरह से सौंदर्यबोध की बात है। बिल्कुल, मेरी लेडी। मेयो की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बिल्कुल कलात्मक, जैसे आप ट्रेनिंग के दौरान घूरती हैं या जब एक और शब्द बोला तो लूना ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उसके पैरों के आसपास परछाइयां हिलने लगी। और मैं तुम्हें लियोरा और लारिसा की सेवा में भेज दूंगी। मैं मारिया को अपने पास रखूंगी, जिसे कम से कम चुप रहना तो आता है। ओह, लेकिन मेरी मैडम, मेयो ने तकियों को ठीक करते हुए धीरे से हंसते हुए कहा, हम सब जानते हैं कि लारिसा इसकी इजाजत कभी नहीं देगी। वो अपने मौजूदा दोस्ताना रिश्ते को लेकर काफी गंभीर है, इसलिए मुझे डर है कि आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। मेयो, मटिल्डा ने कोमल लेकिन दृढ़ स्वर में हस्तक्षेप करते हुए कहा, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। हमारी मालकिन को कल के लिए आराम की जरूरत है। लूना ने अपनी ड्रेसिंग टेबल पर बैठते हुए आह भरी और मायो को अपने बाल संवारने दिया। बार बार की जाने वाली इस क्रिया से उसे कुछ राहत मिली। कल हम कोहरे में और भी सक्रियता से आगे बढ़ेंगे और सचमुच हमला करेंगे, मटिल्डा ने पर्दे बंद करते हुए कहा। हम उस घमंडी बच्चे को पास भी नहीं आने देंगे। ज्यादा मत करो, लूना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा।
कुलीन युवती का मुखौटा। ओह, वो दिखावा। मेयो खिलखिलाकर हंसी। महोदया, पूरे सम्मान के साथ, वो रणनीति तो बहुत पहले ही नाकाम हो चुकी है। अकादमी में बहुत सारे जासूस हैं, बहुत सारे मुखबिर हैं, और उन्हें पहले से ही पता है कि आप यहाँ हैं। ये सच है। मटिल्डा ने सिर हिलाया। अंत में तुम्हारे चाचा द्वारा तुम्हें विलो विस्प अंडा या मिनरल फेयरी अंडा न देने का कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि काले अंडे जैसा सबसे गुप्त विकल्प होने के बावजूद जोखिम उठाना व्यर्थ ही साबित हुआ। कोई बात नहीं। लूना ने अपनी परछाई को निहारा। उसके पीछे उसका भेड़िया एक धुंधली आकृति के रूप में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। ये साथी मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। मेरे पिता के परिवार के सर्वश्रेष्ठ शूरवीरों की सीधी वंशावली ने इसे स्वर्ण श्रेणी तक पहुंचाया है, इसलिए मैं। उसकी उंगलियां अनजाने में उसके भेड़िया कान पर फिर गईं, जो उसके भीतरी जानवर के रूप में प्रकट हुआ था, और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठी। और कल, उसने ठंडे स्वर में कहा, हम क्लेन और उसके पिता को दिखा देंगे कि वे उस बेतुके समझौते को भूल जाएं। मेरे चाचा ने चाहे जो भी शर्त लगाई हो, मैं उनके इस घिनौने परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कोई इनाम नहीं बनूंगी। खासकर इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल का अपना एक और दिल पहले से ही है, मेयो ने कहना शुरू किया। मायो, लूना और मटिल्डा ने एक साथ कहा। नौकरानी ने आत्मसमर्पण करते हुए हाथ ऊपर उठा लिए, हालांकि उसकी चंचल मुस्कान बरकरार थी। मैं बस इतना कह रही हूं कि एक लड़का जिसके चेहरे पर चमकते हुए मशरूम है। यह एक गलतफहमी है। लूना अचानक खड़ी हो गई, उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। और अगर तुम यही करती रही, तो मैं मारिया को तुम्हारी जगह लेने के लिए कहने पर गंभीरता से विचार करूंगी। जैसा आप कहें, महोदया, मायो ने झुककर अभिवादन किया। हालांकि हम सब जानते हैं कि मारिया को बाल संवारना बिल्कुल नहीं आता और आप कभी ऐसा नहीं करेगी। दरवाजे पर दस्तक ने उसकी हंसी मजाक को रोक दिया। तीनों तुरंत सतर्क हो गए। उनका चंचल माहौल अचानक चौकन्ना हो गया। उन्हें अब तक किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। कौन है? मटिल्डा ने पूछा। उसकी आवाज एक आम कुलीन महिला की दासी के लिए उपयुक्त विनम्र स्वर में बदल गई। लेडी लूना के लिए संदेश, एक आवाज ने जवाब दिया। लूना ने अपनी दासियों से नजरें मिलाई। परछाई वाला भेड़िया चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ गया, किसी भी स्थिति के लिए तैयार। सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह रेन और तारो द्वारा अपने दैनिक क्रिस्टल ग्रहण करने से हुई। तारो के कवच की चमक लगातार बढ़ती जा रही थी, जो इस बात का संकेत था कि साधना अपने निर्धारित मार्ग पर अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? वे कहते हैं कि यह कमजोर संस्करण है। दुकान की ओर चलते हुए मिन घबराकर अपने सांप से खेलने लगा। अगर तो मैं संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझ पर भरोसा करो, रेन मुस्कुराया, जबकि उसके मशरूम धीरे धीरे फड़क रहे थे। तुम्हारा सांप मीठे पानी का है। पारंपरिक तरीकों में समुद्री तत्वों का उपयोग करके संसाधनों की बर्बादी की जाती है, जिससे वास्तव में उसकी प्रकृति बदल जाती है और उसकी क्षमता कम हो जाती है। और नाइट लिली का अर्क सचमुच काम करेगा। समुद्री मूंगे और चंद्रमा की शैवाल से बेहतर। रेन काउंटर के सामने रुक गई जहां जेसी इंतजार कर रही थी। उनके आने पर उसके बिल्ली जैसे कान खड़े हो गए। और यह बहुत सस्ता भी है। रेन, जेसी के बिल्ली जैसे कान उत्साह से फड़फड़ाने लगे। अपने घोंसलों के लिए और सामान चाहिए? आज नहीं, रेन ने सिर हिलाते हुए कहा। मेरे दोस्त को नाइट लिली का अर्क चाहिए, 100 यूनिट। जेसी ने अपनी मैनुअल देखी और उसकी पूंछ सोच विचार करते हुए हिलने लगी। देख लेती हूँ। हाँ, हमारे पास स्टॉक में है। 100 यूनिट के लिए 1000 पॉइंट्स। मिन का गला लगभग रुक गया। सिर्फ 1000? लेकिन समुद्री मूंगे की कीमत तो बहुत होती है। 5 गुना ज्यादा। रेन ने बात पूरी की। इसीलिए कम लोग लिली के अर्क का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग मानते हैं कि महंगे तत्व बेहतर होते हैं। जब जेसी ऑर्डर तैयार कर रही थी, मिन ने अपने क्रिस्टल निकाले। महीनों की खुदाई के बाद उसके पास काफी सारे क्रिस्टल जमा हो गए थे, हालांकि उनमें से अधिकतर छोटे थे। आपको कुछ पैसे जमा करने चाहिए, आपकी गाड़ी भी भरी हुई है, रेन ने सुझाव दिया। बैंक कर सकता है। इसका जिक्र भी मत करो, मिन कांप उठी। मैं थियोडोर का चेहरा नहीं देखना चाहती जब वो मेरे छोटे छोटे पैसों की तुलना तुम्हारे प्लेट में किए गए निवेश से करेगा। ये प्लेटें राजकुमार की ओर से है, रेन और तारो ने एक साथ जवाब दिया, जिससे मिन ने अपनी आंखें घुमाई। कमरे में वापस आकर उन्होंने देखा कि लियो अपने बिस्तर पर बैठा है। उसका रात का बल्ला उसके सिर के ऊपर फड़फड़ा रहा है, जिससे दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां बन रही है। आखिरकार सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला कर ही लिया? उसने सामान देखकर पूछा। हाँ, मिन ने अपने क्रिस्टल मेज पर फैला दिए। हालांकि मुझे अभी भी मौलिक नियंत्रण वाले प्रतीक की जरूरत है। ये तो बहुत महंगे हैं, लियो ने सीटी बजाते हुए कहा। लगभग 15,000 पॉइंट्स।
मेरे पास समय है, मिन ने कंधे उचकाते हुए कहा। इसे हासिल करने के लिए 100 दिन है, फिलहाल। रेन पहले से ही एक एक करके क्रिस्टलों की जांच कर रहा था, और जैसे जैसे वो प्रत्येक टुकड़े का सटीक विश्लेषण कर रहा था, उसके मशरूम स्पंदित हो रहे थे। यह वाला नहीं, उसने एक को फेंक दिया, बहुत छोटा है। यह वाला ठीक है, इसमें माना की मात्रा एकदम सही है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लियू ने पूछना शुरू किया, लेकिन खुद को रोक लिया। कई बार ऐसा होने के बाद उसने सीख लिया था कि रेन के जानवरों के ज्ञान पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। आधे घंटे की सावधानीपूर्वक चयन प्रक्रिया के बाद रेन ने 100 सर्वश्रेष्ठ क्रिस्टलों को अलग कर लिया था, जिनमें से प्रत्येक में उज्ज्वल भविष्य की झलक थी। तैयार हो? उसने मिन से पूछा, जिसने कांपते हाथों में पहला क्रिस्टल घबराकर पकड़ रखा था। आधे घंटे की सावधानीपूर्वक चयन प्रक्रिया के बाद रेन ने 100 सर्वश्रेष्ठ क्रिस्टलों को अलग कर लिया था, जिनमें से प्रत्येक में उज्ज्वल भविष्य की झलक थी। तैयार हो? उसने मिन से पूछा, जिसने कांपते हाथों में पहला क्रिस्टल घबराकर पकड़ रखा था। अगर यह काम न करे तो? उसका सांप उसके चारों ओर और कसकर लिपट गया। चिंता से उसकी खाल फड़कने लगी। अगर अर्क पर्याप्त न हो तो? ये काम करेगा। रेन ने क्रिस्टल पर अर्क की एक बूंद डाली, जो तुरंत गहरे पानी से छनकर आती सूरज की रोशनी की तरह और भी गहरे नीले रंग में चमकने लगा। तुम्हारा सांप मीठे पानी का है। इसे अपने प्राकृतिक आवास में उगने वाले पौधों के सार की जरूरत है, न कि समुद्री तत्वों की जो इसकी ऊर्जा को दूषित कर देंगे। मुझे तुम्हें ये कितनी बार बताना पड़ेगा? मिन ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी, जबकि रेन ने उसे आरामदायक स्थिति में बैठने में मदद की और टैरो के साथ मिले अनुभव के कारण अभ्यास किए गए आंदोलनों के साथ उसकी मुद्रा को समायोजित किया। गहरी सांस लो और अपने शरीर में सांप की अनुभूति करो, रेन ने निर्देश दिया जब मिन ने अतिऊर्जा से आवेशित क्रिस्टल को पकड़ रखा था। जब दर्द शुरू हो तो ऊर्जा को अपने केंद्र की ओर प्रवाहित करते रहो। इसे अपने अंगों में स्थिर मत होने दो। इतना दर्द क्यों होता है? आह! क्रिस्टल की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होते ही मिन ने अपने दांत भींच लिए। उसकी खाल असामान्य तीव्रता से चमक उठी। क्योंकि हम आपके शरीर की सहनशीलता की अधिकतम सीमा का उपयोग कर रहे हैं, रेन ने ध्यान से देखते हुए कहा। ऊर्जा प्रवाह का विश्लेषण करते हुए उसके मशरूम स्पंदित हो रहे थे। नियंत्रण बनाए रखें। ऊर्जा को नदी की तरह निर्देशित करें, इसे उफान पर न आने दें। बहुत गर्म नदी है, मिन गुस्से से गुर्राया। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। ये तो मेरे अंदर तक उबाल रही है। अरे छोड़ो भी। लियू अपने बिस्तर से मुस्कुराया। उसकी रात की चकाचौंध छत से टिमटिमाती परछाइयां बना रही थी। यह उससे बुरा तो नहीं हो सकता जब तुमने वो बहुत ज्यादा मसालेदार करी खाने की कोशिश की थी। चुप रहो, मिन हौंफते हुए बोली। ध्यान केंद्रित करो। रेन ने कोमल लेकिन दृढ़ हाथों से मिन की मुद्रा को ठीक किया। ऊर्जा तुम्हारे बाएं कंधे में एकत्रित हो रही है, इसे प्रवाहित होने दो। सब लोग बुराई की राह पर चल रहे हैं, लियू ने नाटकीय अंदाज में आह भरी। पहले तारों ने असंभव विकास किया, अब तुम भी दर्द की विधि से उसी राह पर चल रहे हो। आगे क्या होगा? क्या तुम कहोगे कि मशरूम ही भविष्य है? मशरूम ही भविष्य है, रेन और तारों ने एक साथ जवाब दिया। ठीक उसी समय जब मिन दर्द से करा उठी। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें, एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें, एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। गद्दारों! लियू ने अपना सिर हिलाया, हालांकि उसकी मुस्कान में उसकी हंसी झलक रही थी। तुम मशरूम के स्वामी के बहकावे में आ गए हो। मैं नहीं कर सकता। मिन कांपने लगा। उसकी खाल पर नीले रंग की एक खतरनाक झलक दिखाई देने लगी। ये बहुत ज्यादा है। हाँ, तुम कर सकते हो। रेन ने उसका कंधा थामते हुए उसकी माना ऊर्जा को थोड़ा प्रवाहित करने में मदद की। तुम्हारा सांप ऊर्जा को अच्छी तरह से ग्रहण कर रहा है। क्या तुम इस प्रवाह को महसूस कर रहे हो? तुम्हें बस थोड़ी देर और रुकना होगा। मिनट रेंगते हुए बीत रहे थे और मिन अपने अंदर उमड़ रही ऊर्जा के प्रचंड प्रवाह को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। हर सेकंड अनंत काल जैसा लग रहा था, जब तक कि अंततः ऊर्जा का अंतिम अंश भी अवशोषित नहीं हो गया। वो हौंफते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। वह तो, उसने गहरी सांस ली। उसकी त्वचा धीरे धीरे अपने सामान्य रंग में लौट रही थी। भयानक था, लेकिन असरदार है। रेन ने मुस्कुराते हुए मिन की त्वचा पर बने नए निशानों की ओर इशारा किया, जो पानी पर सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे थे। तुम्हारा सांप उम्मीद से बेहतर प्रतिक्रिया दे रहा है। बहुत खूब। मिन दर्द से कराहते हुए बिस्तर पर लेट गया। अभी तो बस 99 यातना सत्र बाकी है। भला इससे 10 गुना ज्यादा कैसे झेलते हो? भोर की पहली किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही थीं, तभी क्लेन ने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वो मुश्किल से कुछ घंटे ही सो पाया था। उसका दिमाग चिंताओं से भरा हुआ था जो उसे आराम नहीं करने दे रही थी।
क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे परेशान मत करो? वह अपने बिस्तर से गुर्राया, उसकी झुंझलाहट के कारण उसके नुकीले दांत आंशिक रूप से बाहर निकल आए। लॉर्ड क्लेन, मुझे बहुत खेद है, लेकिन नौकर की आवाज असामान्य रूप से घबराई हुई लग रही थी। नौकर के माफी मांगने से पहले ही दरवाजा खुल गया। क्लेन गुस्से से उठ बैठा, अपनी संचित निराशा को बाहर निकालने के लिए तैयार था, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। कैसियन, उसके बड़े भाई का नाम आश्चर्य से फुसफुसाते हुए निकला। मुझे लगता है कि तुम अब भी सुबह के समय बहुत आकर्षक लगते हो, छोटे भाई। कैसियन मुस्कुराते हुए अंदर आया। 22 साल की उम्र में ही वह अपने पिता के बराबर लंबा हो चुका था और उसी शाही अंदाज में चलता था। क्लेन उछल पड़ा, उसका मिजाज तुरंत बदल गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने टूर्नामेंट के बारे में सुना? तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। कैसियन ने हाथ उठाकर अपने छोटे भाई को चुप करा दिया। खुद को इतना बड़ा मत समझो, मैं यहाँ दूसरे कामों के लिए आया हूँ। उसकी मुस्कान बनी रही, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चालाकी झलक रही थी। ये दोस्ताना टूर्नामेंट महज एक संयोग है। क्लेन ने अपनी निराशा को छिपाने की कोशिश की। एक पल के लिए उसे लगा कि उसका भाई पुराने दिनों की तरह उसका समर्थन करने आया है। वैसे, चूंकि आपने इसका जिक्र किया है, कैसियन ने गंभीर स्वर में कहा, आपको हमारे पिता को निराश नहीं करना चाहिए। परिवार में आजकल काफी परेशानियां चल रही है। क्लेन के जवाब देने से पहले ही कैसियन दरवाजे की ओर मुड़ा। अंदर आओ। क्लेन की उम्र का एक लड़का कमरे में दाखिल हुआ। उसका शरीर एकदम अकड़ा हुआ था, मानो वो किसी सैन्य निरीक्षण के लिए खड़ा हो। उसकी हर हरकत एकदम नियंत्रित थी। ये हेरोल्ड है, कैसियन ने सहज भाव से उसका परिचय कराते हुए कहा। ये जल्द ही तुम्हारा सहपाठी होगा। पिताजी ने एक विशेष कृपा के रूप में उसका प्रवेश करवाया है। क्लेन ने नवागंतुक का अवलोकन किया। उसके चलने के तरीके में कुछ ऐसा था जो औपचारिक प्रशिक्षण का संकेत देता था, एक छात्र की वर्दी में एक सैनिक का अनुशासन। मैं चाहता हूं कि आप उसे यहाँ के कामकाज का एक सामान्य विवरण दें, कैसियन ने आगे कहा। आप जानते हैं, अलिखित नियम, पदक्रम, सामान्य बातें। मैं ही क्यों? क्लेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, और भी लोग हैं जो ये कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। कैसियन की मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आंखें लोहे की तरह सख्त हो गईं। या आप चाहेंगे कि मैं पिताजी को बता दूं कि आप एक छोटी सी मदद करने से इनकार कर रहे हैं? क्लेन ने अपनी मुठियां भींच ली लेकिन सिर हिलाया। जैसा आप कहें, भाई। बहुत बढ़िया, कैसियन ने हेरोल्ड के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। तो मैं उसे तुम्हारी देखरेख में छोड़ता हूँ, और चूंकि मैं यहाँ हूँ, तो मैं छोटी स्टार वीवर के साथ तुम्हारा मैच देखने के लिए रुक जाऊंगा। क्लेन स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त हो गए। ओह, क्या मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया? कैसियन धीरे से हंसी। शांत हो जाओ, छोटे भाई, ये गतिविधि पाठ्येतर है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अंतिम परीक्षाओं में क्या दांव पर लगा है, ये याद होगा। गोल्डक्रेस्ट परिवार अनावश्यक असफलताओं का जोखिम नहीं उठा सकता। ये कहते हुए कैसियन दरवाजे की ओर चल पड़ा। हेरोल्ड, मेरे भाई के साथ थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें बहुत कुछ बात करनी है। दरवाजा बंद हो गया और क्लेन अपने नए साथी के साथ अकेला रह गया। साथ ही उसके कंधों पर एक और बोझ आ गया, मानो उस पर पहले से ही काफी दबाव न हो। हेरोल्ड चुपचाप निर्देशों की प्रतीक्षा करता रहा। क्लेन ने कुछ क्षण उसे देखा और फिर आह भरी। अंत में उसने आदेश दिया, बैठो। सूर्य अपनी निरंतर चढ़ाई जारी रखे हुए था। कुछ ही घंटों में उसका सामना चंद्रमा से होने वाला था, और अब उसके पास इस मामले को और भी जटिल बनाने के लिए यह नया उपहार था। गोल्डक्रेस्ट कभी कमजोरी नहीं दिखाता, उसने खुद को याद दिलाया और हेरोल्ड को अकादमी की जटिलताओं के बारे में समझाना शुरू किया, चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो। गोल्डक्रेस्ट कभी कमजोरी नहीं दिखाता, क्लेन ने खुद को याद दिलाया और हेरोल्ड को अकादमी की जटिलताओं के बारे में समझाना शुरू किया, चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो। दुर्भाग्यवश, मैं लूना को क्लेन की टीम को हराते हुए नहीं देख पाऊंगा। लियो अपना सामान समेटने लगा। उसकी रात की बेड से हल्की हल्की परछाई बन रही थी। मेरी क्लास है और मुझे उन पॉइंट्स की जरूरत है ताकि मैं फिर से पीछे न रह जाऊं। हम आपको हर एक छोटी से छोटी बात बताएंगे, मिन ने लेटे हुए ही वादा किया। वो अभी भी साधना सत्र से उबर रहा था। घंटियां बजने लगी, जो अंतिम युद्ध के समय की घोषणा कर रही थी। उनकी गहरी गूंज अकादमी की दीवारों और उनके शरीरों में कंपन पैदा कर रही थी। तैयार हो। रेन दरवाजे की ओर बढ़ा, उसकी जीभें उम्मीद से फड़क रही थी। क्लेन को अपमानित होते देखना हमेशा, मिन ने बड़ी मुश्किल से उठते हुए कहा। उसके नए निशान अभी भी चमक रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि लूना तुम्हारी इस तरकीब का इस्तेमाल गर्जना के खिलाफ करेगी? हमें जल्द ही पता चल जाएगा। जब वे पहुंचे तो युद्ध क्षेत्र खचाखच भरा हुआ था। पिछले वर्षों के जिन दर्शकों के पास खाली समय था, वे भी देखने आए थे।
क्लेन का भाई अभिजात वर्ग की उदासीनता के साथ स्टैंड में बैठा था, और प्रोफेसर वेई, जिनकी आज कोई क्लास नहीं थी, उन्होंने भी समय निकालकर कार्यक्रम में भाग लिया था। टीमों के अपनी अपनी जगह लेने के दौरान वातावरण में तनाव लगभग स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था, मानो तूफान से पहले का सन्नाटा छाया हुआ हो। लूना बड़ी सहजता से आगे बढ़ी, उसका परछाई वाला भेड़िया उसके पैरों के पास एक धुंधली आकृति के रूप में मुश्किल से दिखाई दे रहा था, जो अपने अलौकिक रूप के चारों ओर प्रकाश को मोड़ रहा था। उसके साथी भी शालीनता से उसके साथ चल रहे थे, हालांकि आज उनके हाव भाव में कुछ अलग था, मानो शिकारी अपने शिकार करने की प्रवृत्ति को मुश्किल से नियंत्रित कर रहे हों। क्लाइन विपरीत मैदान के केंद्र में खड़ा था, उसके सुनहरे शेर की आकृति उसकी त्वचा पर शानदार ढंग से उभर रही थी। उसके जबड़े पर रेन द्वारा किए गए प्रहार का निशान, उचित उपचार न करवाने के कारण अभी भी स्पष्ट था, जो उसके घायल स्वाभिमान की याद दिला रहा था। फैंग और एस्टोर उसके दोनों ओर खड़े थे, उनके जानवर लाल रंग के शल्कों और नीले रंग की प्लेटों का एक भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन AliExpress ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सी मोर। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सी मोर। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन AliExpress ऐप। दोस्ताना टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला। यांग ने दोनों टीमों के बीच खड़े होकर पूछा, क्या आप तैयार हैं? क्लेन की लूना की ओर निगाह में केवल प्रतिद्वंद्विता से कहीं अधिक भाव थे। उसकी आंखों में हताशा थी, मानो उसका पूरा भविष्य इसी क्षण पर टिका हो। लूना ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, और पल भर के लिए उसका भेड़िया रूप और भी स्पष्ट हो गया। संदेश साफ था, कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी अकादमी अपनी सांसें थामे हुए है, मिन ने फुसफुसाते हुए कहा। रेन ने सिर हिलाया, उसकी उत्सुकता के साथ साथ उसके मशरूम भी धड़कने लगे। अंतिम तमाशा शुरू होने ही वाला था। क्लेन युद्ध क्षेत्र का अध्ययन कर रहा था, जबकि यांग संकेत देने की तैयारी कर रहा था। उसके दिमाग में विभिन्न परिदृश्यों की हलचल मची हुई थी। बादल पक्षी ही मुख्य है, उसने मन ही मन अपनी रणनीति की समीक्षा करते हुए सोचा। अगर वे अपना कोहरा क्षेत्र बना लेते हैं, तो भेड़िए को बहुत अधिक लाभ मिल जाएगा। मुझे उन्हें अपना इलाका स्थापित करने से पहले ही पनगु बनाना होगा और उन्हें जल्दी से खत्म करना होगा। फैंग और एस्टोर ने भी योजना के अनुसार ही अपनी स्थिति निर्धारित कर ली थी। फैंग के लाल कोबरा ने पहले से ही अपना एसिड तैयार रखा था। जैसे ही लूना की टीम गर्जना से स्तब्ध हो जाती, वो बादल पक्षी पर उसके सबसे कमजोर क्षण में हमला कर देता। एस्टोर और उसका गैंडा उस कुलीन लड़की से निपटेंगे जो उसे नियंत्रित कर रही है। लूना शांत और लगभग बेफिक्र बनी रही। उसकी दासियां भी अपनी शालीन मुद्रा में खड़ी रहीं, मानो यह महज बगीचे में टहलना हो। उनके आत्मविश्वास ने क्लेन के गुस्से को और भड़का दिया। वो घमंड, क्लेन ने मुट्ठी भींच ली। उस सड़े हुए लड़के के साथ जो हुआ उसके बाद उन्हें लगता है कि वे मुझे कम आंक सकते हैं। शुरू करो। यान की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। क्लेन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत अपनी दहाड़ लगाई। आध्यात्मिक ऊर्जा की सुनहरी लहरें प्रकाश की सुनामी की तरह हवा में फैल गईं। ऐसा लगा मानो धरती भी उसकी शक्ति से कांप रही हो। अब उसने जीत के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ चिल्लाया। फैंग ने अपने सांप के तेजाब से बादल पक्षी पर हमला किया, जबकि एस्टोर का गैंडा अपने नियंत्रक पर टूट पड़ा। यह एक बेहतरीन योजना थी। गर्जना से उनके प्रतिद्वंद्वी कुछ कीमती सेकंड के लिए पनगु हो जाएंगे, जो काफी होगा। लूना बिल्कुल भी नहीं जमी। सिर्फ वही नहीं, उसकी पूरी टीम इतनी तेज गति से आगे बढ़ी, मानो वो गर्जना हुई ही न हो। असंभव। क्लेन पीछे हट गया। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि एक बार फिर उसकी दहाड़ का उसके विरोधियों पर कोई असर नहीं हुआ। एक पल के लिए उसके मन में रेन के उसकी ओर गिरते हुए का दृश्य कौंध गया। फैन का तेजाब हवा में ही जा गिरा। बादल पक्षी पहले ही हरकत में आ चुका था। उसके पंखों से मूसलाधार धुंध निकल रही थी। जमीन से फूटती जड़ों ने एस्टोर के हमले को धीमा कर दिया। वृक्ष कछुआ अलौकिक गति से अवरोध बना रहा था। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। मिन ने स्टैंड से देखा। मुझे पता था कि क्लेन की दहाड़ को नकारना बहुत मुश्किल होगा। उनका तो अंत निश्चित है ना? टैरो आगे झुका। धुंध के साथ जीत तो असंभव है। लूना की टीम, रेन ने बात पूरी की। हालांकि उन्हें समय लेना होगा। हम शुरुआत में अचानक हमला ही कर सकते थे, लेकिन उनके कारण ऐसा नहीं हो पाया। मैदान पर क्लेन ने अपनी बिखरी हुई रणनीति को फिर से संगठित करने की कोशिश की। शुरुआती गतिरोध के बिना उनकी टीम ने स्थिति और मैदान पर मिलने वाला सारा लाभ खो दिया था। एस्टोर की छाया से भेड़िया निकला और उसके नुकीले दांतों ने उसकी टांग पर हमला कर दिया, जहां गैंडे का कवच अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ था। यह हमला उसे जान से मारने के इरादे से नहीं किया गया था, क्योंकि नियमों के अनुसार उसे ज्यादा चोट पहुंचाना मना था, बल्कि उसकी ताकत को कम करने और उसे पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए किया गया था।
जैसा कि उम्मीद थी, दर्द भरी चीख के तुरंत बाद गैंडा प्रकाश के गोले में परिवर्तित होकर एस्टोर के शरीर पर लौट आया। रक्षात्मक गठन, जानवरों को पीछे हटाओ। क्लेन ने एस्टोर की ओर पीछे हटते हुए आदेश दिया। कोहरा पहले से ही उन्हें घेर चुका था, जो घना और भ्रामक था। लूना ने अब भी कोई मौखिक आदेश नहीं दिया। उसकी दासियां एक साथ चलती थीं, प्रत्येक एक दूसरे की गतिविधियों का सटीक अनुमान लगाती थी। लूना का भेड़िया अपना घातक नृत्य करने लगा, परछाइयों के बीच प्रकट और गायब होता हुआ, छोटे छोटे हमले करता रहा जिन्हें एस्टोर बड़ी मुश्किल से रोक पाया। हर बार जब क्लेन ने उसकी स्थिति का पता लगाने की कोशिश की, तो उसे केवल और अधिक धुंध ही दिखाई दी। हमें अलग मत होने दो। क्लेन ने अपनी टीम को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी की बाधाएं लगातार सामने आती रहीं और उन्हें बाहर धकेलती रहीं। इतनी जल्दी डर गए? लूना की आवाज कोहरे में जमे रेशम की तरह गूंजी। और अभी तो हमने शुरुआत ही की है। क्लेन ने ध्वनि के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज एक ही समय में हर जगह से और कहीं से भी आती हुई प्रतीत हुई। आवाज समस्या नहीं है, फैंग ने बुदबुदाते हुए कहा। उसका कोबरा घबराकर हिल रहा था। समस्या यह है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जानते हो उन्होंने मुझे क्या बताया, क्लेन? लूना ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसकी आवाज में बचकाना नफरत और तीखापन झलक रहा था। कि तुम सगाई और झूठे वादों की बातें करते फिर रहे हो। मुझे तो तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। क्लेन स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त हो गया। फैंग और एस्टोर ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। ये शब्द किसी भी शारीरिक हमले से कहीं अधिक आघात पहुंचाते थे, लूना की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उनका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। जानते हो उन्होंने मुझे क्या बताया, क्लेन? लूना ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसकी आवाज में बचकानी नफरत और एक ठंडी सी कड़वाहट थी। कि तुम सगाई और झूठे वादों की बातें करते फिर रहे हो। मुझे तो तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। क्लेन स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त हो गया। फैंग और एस्टोर ने एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखा। ये शब्द किसी भी शारीरिक हमले से कहीं अधिक आघात पहुंचाते थे, लूना की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उनका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। उनके दादाजी का कहना स्पष्ट था, इस सगाई के बिना उनके परिवार की स्थिति कमजोर हो जाएगी। उनके पिता उन पर भरोसा करते थे। उनकी मां ने उन्हें तैयार करने के लिए कई सामाजिक समारोहों का आयोजन किया था। स्टैंड में बैठे कैसियन की निगाहें तेज हो गईं। उसका ध्यान अचानक एक शिकारी की तरह केंद्रित हो गया जो कमजोरी को भांप लेता है। वो मनहूस सड़ा हुआ लड़का, क्लेन गुर्राया, उसका शेर वाला रूप और भी तीव्र हो गया। वो चुगली करने के लिए भागा चला गया। धुंध में से एक हल्की हंसी सुनाई दी। रेन, अरे नहीं, आम आदमी होते हुए भी उसमें तुमसे कहीं ज्यादा शिष्टता है। अकादमी में तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं। कोहरे में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो लूना हो, लेकिन जब फैंग ने अपने पशुवत तेजाब को चलाया, तो वह आकृति धुएं की तरह गायब हो गई। जानते हो इससे भी बुरी बात क्या है, क्लेन? लूना ने अपनी आवाज दूसरी दिशा से देते हुए कहा। कि तुम सचमुच यह मानते हो कि मुझ पर तुम्हारा कोई अधिकार होगा? पहले से ही चुप, क्लेन ने कोहरे में भेड़िए को ढूंढते समय अपना ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि हम तुम्हारे परिवार की स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कोहरे में दहाड़ते हुए कहा। देखो, कम से कम मेरा जानवर तो सचमुच महान है। एक शुद्ध सुनहरे शेर के अंडे से निकला है, किसी छल कपट से मिले गंदे भेड़िए जैसा नहीं। सुनहरा? ओह क्लेन, तुम्हारा शेर तो सुनहरे दर्जे तक भी नहीं पहुंच सकता। और अब तो यह महज एक लोहे का शेर है जिस पर हल्की चमक है। मेरी किस्मत इसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। सावधान! एस्टोर ने दूसरे कोण से हो रहे हमले को रोका। वे हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक और आकृति दिखाई दी, इस बार पहले से ज्यादा स्पष्ट। क्लेन ने फैंग को हमला करने का आदेश दिया, लेकिन फिर से उसे सिर्फ धुंध ही दिखाई दी। तभी भेड़िया एक दूसरे स्थान से निकला। उसके नुकीले दांत फैंग के पैर को छूते हुए निकले और फिर गायब हो गया। क्लेन की टिप्पणी सुनते हुए रेन धुंध में स्पष्ट रूप से हिलती हुई माना की आकृतियों को देख रहा था। Shop everything you need, see more, shop everything you need. See more, find best deals with discounts and free shipping. Buy on AliExpress, shop everything you need. Open AliExpress app. जानते हो, उसने मिन और तारो से कहा, यह अजीब बात है कि हर कोई इसे सुनहरा शेर कहता है जबकि यह मुश्किल से पीला चमकता है। उसी लौह श्रेणी का एक सामान्य, सुनहरा बाघ शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली होगा, जिनका शारीरिक संवर्धन केवल इसलिए कमजोर है क्योंकि यह आध्यात्मिक संवर्धन है। सुनहरे नहीं, पीले रंग का वो जानवर उस ओर झपटा जहां उसे भेड़िया दिखाई दिया था। उसके पंजे एक बार फिर केवल धुंध को ही चीर पाए। क्लेन, तुम्हें पता है मुझमें और तुममें क्या फर्क है? लूना की आवाज हर जगह से और कहीं से भी आई। मैं अपनी आजादी के लिए लड़ती हूं। नहीं,
क्लेन ने हताशा से सोचा, यह ऐसे खत्म नहीं हो सकता। मेरे पिता से किया वादा, समझौता। धुंध में छिपी आकृति, जो अब कछुए के साथ बैठी कुलीन लड़की के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, एक शक्तिशाली लात के साथ प्रकट हुई और फैन को गिराने की कोशिश की, ठीक उसी समय जब भेड़िया विपरीत दिशा से हमला करने आया। एस्टोर ने बड़ी मुश्किल से दोनों हमलों को रोका, लेकिन इस प्रयास के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। बहुत हो गया खेल। क्लेन ने अपने जानवर को उस लड़की पर हमला करने का आदेश दिया जिसने खुद को प्रकट किया था। यही तो है, लूना ने संतुष्टि से भरी आवाज में बुदबुदाया, वो पल जब हताशा आपको गलतियां करने पर मजबूर कर देती है। भेड़िया काली बिजली की तरह निकला, उसके नुकीले दांत सीधे शेर के पार्श्व भाग की ओर बढ़े। लेकिन क्लेन ने इस गलती में अपना अवसर भी देखा। अपने जानवर को बचने का आदेश देने के बजाय क्लेन खुद आगे बढ़ा और भेड़िए को अपने हाथों से पकड़ लिया। भेड़िए के नुकीले दांत उसके कंधे में धंस गए, लेकिन उसने उसे छोड़ा नहीं और खून से उसकी वर्दी रंगने लगी। दर्द के बीच उसने सोचा, यही मेरा मौका है। क्लेन एस्टोर मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। नहीं, कछुआ लड़की को रोको। क्लेन ने दर्द को नजरअंदाज करते हुए दांत पीसते हुए कहा, अपनी पंक्ति बनाए रखो, यह मेरी लड़ाई है। शेर भेड़िए की ओर मुड़ा जबकि एस्टोर ने मायो को रोक दिया। क्लेन ने विजयी दहाड़ लगाई जब उसके शेर के पंजे अंततः मांस में जा लगे। भेड़िए के शरीर में एक गहरा घाव हो गया जिससे काला माना ऊर्जा बह निकला और उसकी दर्द भरी चीख मैदान में गूंज उठी। क्लेन के कंधे पर दबाव थोड़ा बढ़ गया, उसके दांतों की पकड़ और गहरी होती चली गई, लेकिन उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। वो उसे जाने नहीं दे सका। ऐसा तब नहीं हो सकता जब उसकी प्रतिष्ठा और परिवार इस लड़की को हराने की उसकी क्षमता पर निर्भर हो। दादाजी, पिताजी, माताजी, उसके विचार दर्द के साथ घुल-मिल गए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। शेर ने फिर हमला किया, उसके पंजे भेड़िए के पहले से ही घायल हिस्से को चीरते हुए आगे बढ़े। छायादार जानवर दहाड़ा, उसका शरीर एक पल के लिए अस्थिर हो गया। दर्द के बावजूद क्लेन मुस्कुराया। भेड़िया बुरी तरह घायल था, उसके जानवर ने आखिरकार उसे काफी नुकसान पहुंचाया था। अगर वह उसे एक बार और मार पाता, तो उसकी माना शक्ति को रोककर उसे अंधेरे में गायब होने से बचा पाता। शेर ने तीसरी बार अपने पंजे उठाते हुए विजयी गर्जना की। अंत में शेर उसे खत्म कर देगा, या कम से कम उसे ऐसा ही लगा। तुम सचमुच एक मूर्ख हो। लूना की आवाज से व्यंग्य का सारा स्वर गायब हो गया था। एक अजीब सी आवाज हवा में गूंज उठी। मेरे प्यारे कुत्ते को अकेला छोड़ दो, लूना ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब बहुत करीब से आ रही थी। क्लेन को अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। भेड़िया पानी में स्याही की तरह गायब हो गया और क्लेन के हाथ में केवल लूना रह गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। अचानक जो लड़की उसकी भावी मंगेतर बनने वाली थी, वो उसकी बाहों में थी और उसकी खुशबू उसकी नाक तक पहुंच रही थी। शेर ने अपना हमला यथासंभव रोक दिया, केवल लड़की की पीठ को हल्का सा खरोंचा, क्योंकि नियमों के अनुसार शेर को गंभीर चोट पहुंचाना मना था। दर्द सहते हुए लूना की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। तुम मुझे फिर कभी हाथ नहीं लगाओगे। उसके घुटने ने उसकी ताकत के बल पर अतिरिक्त बल लगाया और एक ऐसे लक्ष्य को भेद दिया जिसे देखकर दर्शकों में मौजूद हर व्यक्ति सहानुभूति से सिहर उठा। क्लेन दर्द से कराह उठा, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई क्योंकि उसके कंधे के दर्द की जगह एक नया दर्द उभर आया। उसका शेर उलझन में दहाड़ उठा, प्रशिक्षकों पर हमले को प्रतिबंधित करने वाले नियमों और अपने बचाव की सहज प्रवृत्ति के बीच फंसा हुआ था। भेड़िए को बस उस एक पल की झिझक की जरूरत थी। वो दैत्य मानो किसी भयानक सपने के साकार रूप में अंधेरे से निकला और उसके नुकीले दांत शेर के गले में जा घुसे। यह कोई मामूली हमला नहीं था, बल्कि एक दूसरे ही दैत्य पर हमला था, और उसके दांत गहरे धंस गए, जिससे पीले रंग का वह दैत्य दर्द से कराह उठा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।